गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग इस समय अपनी परीक्षा को लेकर काफ़ी परेशान होंगे कि हमारी एग्ज़ाम किस प्रकार होगी, लेकिन आप लोगों को सारी बात बताई गई है कि किस प्रकार आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। कल भी मैसेज में आप लोगों को टाइम टेबल दिया गया है कि आपकी एग्ज़ाम कितने बजे से कितने बजे तक होगी और किस प्रकार से एग्ज़ाम को करना है, उसके लिए कहाँ कौन बटन दबाना है, किस पर क्लिक करना है, सारी चीज़ आपको व्हाट्सएप पर भेजा गया है। तो आप लोग उसे ध्यानपूर्वक देखेंगे, पढ़ेंगे और समझ कर ही अपनी परीक्षा को देंगे। आप लोगों को परीक्षा के लिए बहुत बहुत मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है कि आप लोग अच्छी तरह अपनी परीक्षा को दें और अच्छी सफलता, उच्च सफलता प्राप्त करें। मैं आप लोगों को सिलेबस बता चुकी हूँ कि भाषा सेतु में पार्ट 1 से लेके पार्ट 9 तक आपको पढ़ना है। भाषा सेतु में पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक आप लोग को पढ़ना है और हिंदी व्याकरण में भी पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 10 तक पढ़ना है। तो इस एग्ज़ाम में आप लोगों को जो प्रश्न आएगा वो बहुविकल्पी प्रश्न होगा, यानी प्रश्न रहेगा और प्रश्न के साथ उसके 3 या 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और उसमें से जो सही आंसर है उसको ही आपको चुनकर उस पर क्लिक करना है। तो आप लोग पूरी प्रक्रिया समझ चुके हैं और नहीं समझे हैं तो व्हाट्सएप को बार बार पढ़ करके, व्हाट्सएप पर जो मैसेज दिया गया है आपको, आप उस मैसेज को बार बार पढ़ें और अच्छी तरह समझ करके ही अपने एग्ज़ाम को देंगे। मैं एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दे रही हूँ, भाषा सेतु में पार्ट 1 से पार्ट 9 तक आपको पढ़ना है और उसमें जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं उसको देखना है। हिंदी व्याकरण में भी आप लोगों को पार्ट 1 से पार्ट 10 तक पढ़ाई करना है। अभी मैं आप लोगों को भाषा सेतु में रिवीजन करा रही हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक हमारी बात को सुने और सभी प्रश्नों का उत्तर को समझने का प्रयास करें। मैं पार्ट 1 के बहुविकल्पी प्रश्न को बता रही हूँ। अभी आप लोग हमारी बात को अच्छी तरह सुने और पूरा ध्यान से सुन करके इसे आप बल्कि अपनी कॉपी में टिक भी लगा लेंगे। पहला प्रश्न है इसका कि सिंधु किसका पैर पखाड़ता है। सिंधु का मतलब होता है समुद्र। समुद्र किसका पैर पखाड़ता है? हिमालय का, गंगा का, भारत भूमि का या यमुना का? तो इसका आंसर होगा भारत भूमि का। दूसरा प्रश्न है पहाड़ियों में क्या झड़ते हैं? झरने, पत्तियां, फूल और ओस। तो क्या होगा इसका आंसर? झरने। तीसरा प्रश्न देखें, भारत को कवि ने क्या बताया है? जन्मभूमि, कर्मभूमि, धर्मभूमि या सभी? तो इसका आंसर होगा सभी। गीता का उपदेश किसने दिया था? श्री कृष्ण ने, वेद व्यास ने, श्री राम ने, तुलसीदास ने। तो गीता का उपदेश किसने दिया था? श्री कृष्ण ने। अगला प्रश्न देखें, इस कविता के अनुसार भारत देश का सुयश किसने बढ़ाया? कृष्ण ने, राम ने, गौतम ने, सभी? तो इसका आंसर होगा बच्चों गौतम ने। और अंतिम प्रश्न है कि प्रस्तुत कविता के रचयिता हैं। तो मेरा देश कविता के रचयिता यानी कवि कौन है? सोहनलाल द्विवेदी। तो इस प्रकार जो सही आंसर है उसी पर आप लोगों को क्लिक करना है। इसमें आप मौखिक प्रश्न में देखें कि हिमालय भारत की किस दिशा में है? तो हिमालय भारत के उत्तर दिशा में है। हिमालय कहाँ है? भारत के उत्तर दिशा में है। अब मैं पार्ट 2 की ओर चलती हूँ। आप लोग अब पार्ट 2 को देखें ध्यान से। पार्ट 2 का बहुविकल्पी प्रश्न, धाय माँ पन्ना किस राजा की सेविका थी?
महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा उदय सिंह, महाराणा संग्राम सिंह या राजा मान सिंह? तो धाय माँ पन्ना महाराणा संग्राम सिंह की सेविका थी। अगला प्रश्न है, उदय सिंह का संरक्षक किसे बनाया गया? बनवीर को, धाय माँ पन्ना को, विक्रमादित्य को या किसी को नहीं? तो इसका आंसर होगा बनवीर को। अगला प्रश्न देखें, बनवीर किसे मारना चाहता था? राणा सांगा को, उदय सिंह को, महाराणा प्रताप को या पन्ना धाय को? तो बनवीर उदय सिंह को मारना चाहता था। अगला प्रश्न है, पन्ना धाय को उदय सिंह को आश्रय दिलाने के लिए सभी सरदारों के पास क्यों भटकना पड़ा? सभी सरदार बनवीर से डरते थे, सभी सरदार उदय सिंह को नापसंद करते थे, सभी सरदार राणा सांगा के दुश्मन थे या सभी? तो इसका आंसर होगा सभी सरदार बनवीर से डरते थे। अगला प्रश्न है, उदय सिंह को किस सरदार के यहाँ आश्रय मिला? सरदार जय सिंह, सरदार जसवंत सिंह, सरदार आशा शाह या सरदार मान सिंह? तो उदय सिंह को सरदार आशा शाह के यहाँ आश्रय मिला था। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष बाद चित्तौड़ की जनता को उदय सिंह के जीवित होने का पता चला? 10, 12, 14, 16? तो इसका आंसर होगा 16 वर्ष। आशा सिंह ने किसके कहने पर उदय सिंह को आश्रय दिया था? पन्ना धाय के, अन्य सरदारों के, माँ के या स्वयं? तो इसका आंसर होगा वह माँ के कहने पर उदय सिंह को आश्रय दिया था। मौखिक प्रश्न का एक प्रश्न देखें, चित्तौड़ किस राज्य में है? तो बच्चों, चित्तौड़ किस राज्य में है? राजस्थान में। चित्तौड़ कहाँ है? राजस्थान में। अब मैं पार्ट 3 की ओर चलती हूँ। अभी मैं आपको पार्ट 1 से पार्ट 9 तक का रिवीजन करवा रही हूँ। आप लोग ध्यान से देखें, हमारी बात को सुने। बाबू उमाकांत वर्मा के कितने बच्चे हैं? 4, 6, 7, 8? तो बाबू उमाकांत के कितने बच्चे हैं? 7। लेखक जब रेल टिकट का आरक्षण कराने गया तो क्या पता चला? किसी गाड़ी में स्थान नहीं है, उस दिन की गाड़ी रद्द है, अच्छी गाड़ियों में स्थान नहीं है, गाड़ी का रास्ता बदल गया है। क्या पता चला था? किसी गाड़ी में स्थान नहीं है। अगला प्रश्न देखें, मुंबई स्टेशन पर मित्र के लड़के ने क्या बताया? 3 साल से नौकरी ढूंढ रहा हूँ, सभी जगहों पर लंबी लाइन है, रोजगार कार्यालयों में लाखों लोग भटक रहे हैं या सभी? तो इसका आंसर सभी होगा। लेखक के मित्र छोटे मकान में क्यों रह रहे थे? मकान नहीं मिल रहा था, उन्हें वह मकान पसंद था, पैसे की कमी थी या सभी? तो इसका आंसर होगा मकान नहीं मिल रहा था। 5वां प्रश्न देखें, लेखक के मित्र के घर में कौन बीमार था? लेखक का मित्र, मित्र का बड़ा बेटा, मित्र की पत्नी, मित्र का छोटा बेटा? तो बच्चों, मित्र की पत्नी बीमार थी। 6ठा प्रश्न है, मित्र के छोटे बेटे को क्रोध क्यों आया था? आरक्षण के लिए लंबी लाइन देखकर, राशन के लिए लंबी लाइन देखकर, नौकरी के लिए लंबी लाइन देखकर या माँ को बीमार देखकर? तो इसका आंसर होगा राशन के लिए लंबी लाइन को देखकर। और इसका अंतिम प्रश्न है, इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनसंख्या पर नियंत्रण हेतु जागरूक करना, जनसंख्या की ताकत को बढ़ाना, बेरोजगारी की समस्या को दिखाना या खाद्यान्न की कमी को बताना? तो इसका आंसर होगा जनसंख्या पर नियंत्रण हेतु जागरूक करना। अब मैं आप लोगों को अगला पाठ के बारे में बता रही हूँ। अगला पाठ का बहुविकल्पी प्रश्न, ये कहानी है सूलपानी वाली, पाठ 4। और इसका देखें बहुविकल्पी प्रश्न, इस कहानी के अनुसार महावीर कहाँ ठहरे थे?
विहार में, शिविर में, चैत्य में या वन में? तो भगवान महावीर कहाँ ठहरे थे? चैत्य में। शूलपाणी राक्षस अपने हाथ में कौन सा हथियार रखता था? बर्छी, तलवार, भाला या शूल जैसा नुकीला हथियार? तो क्या रखता था? शूल जैसा नुकीला हथियार। शूलपाणी के सर्प का क्या नाम था? कौशिक, सात्विक, कौस्तुभ या कोई नहीं? तो शूलपाणी के सर्प का क्या नाम था? कौशिक। चैत्य के निकट से कौन सी नदी बहती थी? नर्मदा, गंगा, गंडक या यमुना? तो चैत्य के निकट से गंडक नदी बह रही थी। भगवान महावीर किस वृक्ष के नीचे बैठे थे? बरगद, अशोक, साल या पीपल? तो भगवान महावीर किस वृक्ष के नीचे बैठे थे? पीपल वृक्ष के नीचे। महावीर ने सर्प से क्या कहा? मुझे छोड़ दो, सोचो कि तुम क्या करने जा रहे हो, निर्दोष व्यक्ति को मत डसो, यहाँ से भाग जाओ। तो महावीर ने सर्प से कहा कि सोचो कि तुम क्या करने जा रहे हो। और अगला प्रश्न है, शूलपाणी को तड़पता देखकर गांव के मुखिया ने क्या कहा? यह हत्यारा और पापी है, इसे मर जाने दें। यह निर्दोष लोगों को मारता है या सभी? तो इसका आंसर होगा सभी। महावीर के अनुसार सबसे बड़ी सजा क्या है? सच्चे मन से किया गया प्रायश्चित, फांसी, मृत्युदंड या उम्र कैद? तो महावीर के अनुसार सबसे बड़ी सजा है सच्चे मन से किया गया प्रायश्चित। अब बच्चों आप पाठ 5 का देखें। पाठ 5 है कविता माँ कह एक कहानी। कहानी सुनने की हट करने वाला बालक कौन है? राहुल, गौतम बुद्ध का पुत्र, क और ख दोनों, कोई नहीं? तो इसका आंसर क और ख दोनों होगा, क्योंकि कहानी सुनने वाले बालक कौन थे? नाम उसका राहुल था और वह गौतम बुद्ध का पुत्र था। दूसरा है प्रस्तुत कविता के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त या राम नरेश त्रिपाठी? तो माँ का एक कहानी कविता के कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। क्या नाम था? यशोधरा। पक्ष की हानि किसकी हुई थी? हंस की, बुद्ध की, गिद्ध की या आखेटक की? तो पक्ष की हानि किसकी हुई थी? हंस की। प्रस्तुत कविता में खगभक्षी किसे कहा गया है? बुद्ध को, हंस को, आखेटक को या राजा को? तो खगभक्षी आखेटक को कहा गया है। लक्ष्य सिद्धि का मानी कौन था? हंस, न्यायालय, बुद्ध या आखेटक? तो लक्ष्य सिद्धि का मानी था आखेटक। इस कविता में रक्षक पर भक्षक को न्यौछावर करने की बात कौन कर रहा है? माँ, बुद्ध, राहुल या आखेटक? तो यहाँ आंसर होगा राहुल। अब आप लोग अगली पाठ को देखें। ये है पाठ 6 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आप लोग पढ़े हैं और आपको पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के निर्माता थे। तो इनके प्रश्नों को, इस पाठ के प्रश्नों को ध्यान से आप लोग सुने। डॉक्टर अंबेडकर का प्रमुख कार्य क्या माना जाता है? छुआछूत मिटाना, संविधान का निर्माण, अछूतों को मंदिर में प्रवेश दिलाना या सभी? तो डॉक्टर अंबेडकर का प्रमुख कार्य है संविधान का निर्माण करना। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। कब हुआ था? 1891, 1891 में।
अंबेडकर के बचपन का नाम था भीमराव अंबेडकर, भीम सकपाल या सभी? तो अंबेडकर का बचपन का नाम था भीम सकपाल। क्या नाम था? भीम सकपाल। अंबेडकर के शिक्षक उन्हें कौन सा विषय नहीं पढ़ाना चाहते थे? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी या संस्कृत? तो इसका आंसर होगा संस्कृत। भीम सकपाल का अंबेडकर नाम किसने रखा था? नेहरू ने, गांधी ने, अंग्रेज गवर्नर ने या शिक्षक ने? तो भीम सकपाल का अंबेडकर नाम उनके शिक्षक ने रखा था। अंबेडकर ने किस रियासत की मदद से विदेशों में जाकर पढ़ाई की? गुजरात, सूरत, बड़ौदा या पंजाब? तो इसका आंसर होगा बड़ौदा रियासत के सहयोग से। बड़ौदा के महाराज ने अंबेडकर को किस पद पर नौकरी दी? सैनिक कमांडर, सैनिक कप्तान, सैनिक सचिव या सैनिक? तो उन्हें सैनिक सचिव के पद पर नौकरी दी थी। अंबेडकर का स्वागत करने बड़ौदा स्टेशन पर क्यों नहीं आया था? अंबेडकर अंग्रेजी बोलते थे, अंबेडकर अछूत थे, अंबेडकर गुजराती नहीं जानते थे, महाराज ने मना किया था? तो इसका आंसर होगा अंबेडकर अछूत थे। स्वतंत्र भारत की सरकार में अंबेडकर को कौन सा पद मिला था? कानून मंत्री, गृह मंत्री, गृह सचिव या कानून मंत्री? तो इसका आंसर होगा कानून मंत्री। अंबेडकर ने किस धर्म की दीक्षा ली थी? हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध या जैन? तो अंबेडकर ने बच्चों बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अब अगला पाठ आप लोग देखें, पाठ 7। ये पाठ है वृक्ष और पक्षी। तो इस पाठ का जो बहुविकल्पी प्रश्न है, इस पाठ के अनुसार कौन सा एक गुण राजा में नहीं था? अनपढ़, जनतांत्रिक, नासमझ और जिद्दी। यहाँ सवाल है कि इस पाठ के अनुसार कौन सा एक गुण राजा में नहीं था? तो आंसर होगा जनतांत्रिक, क्योंकि राजा अनपढ़ था, नासमझ था और जिद्दी था। राजा किस सवारी पर घूमने निकला था? रथ पर, घोड़ा पर, बग्घी पर या हाथी पर? तो राजा रथ पर घूमने के लिए निकला था। राजा ने किसे जाति समूल नष्ट करने का निर्णय लिया? शेर को, हिरन को, चिड़िया को या कौवा को? तो उसने चिड़िया को। राजा ने दरबार में अपने मंत्रियों को क्या आदेश दिया था? मार्ग के सभी वृक्षों को काट दिया जाए, पक्षियों को मार दिया जाए, जंगलों को जला दिया जाए या सभी? तो इसका आंसर होगा सभी। वृक्षों के ना होने के कारण पक्षियों का क्या हुआ? भवनों में घोंसले बना लिए, मर गए, जमीन पर रहने लगे या दूसरे देश चले गए? तो इसका आंसर होगा कि पक्षी दूसरे देश चले गए। पेड़ कटने और पक्षियों के ना रहने से क्या बदलाव हुआ? पेड़ कटने और पक्षियों के ना रहने से सारा वातावरण प्रदूषित हो गया, अनेक बीमारियां फैल गई, वर्षा के अभाव में फसलें सूख गई या सभी? तो इसका आंसर होगा सारा वातावरण प्रदूषित हो गया। देश में अकाल पड़ने से और क्या क्या हो गया? प्रजा भूख से तड़पने लगी, डाकुओं का उत्पात बढ़ गया, खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ गई या सभी? तो इसका आंसर होगा सभी। डरे हुए व्यक्ति ने राजा को भाग जाने की सलाह क्यों दी? वहाँ भूखे मरने का खतरा था, वहाँ हिंसक पशुओं के आक्रमण का खतरा था, वहाँ इलाज की व्यवस्था नहीं थी या सभी? तो वहाँ हिंसक पशुओं के आक्रमण का खतरा था। अब आप लोग पाठ 8 का देखें, बहुविकल्पी। ये पाठ महात्मा गांधी के बारे में है और इसका ध्यान से देखें आप लोग कि गांधी जी को प्रति माह कितने पत्र लिखने का अधिकार प्राप्त था? तो गांधी जी को प्रति माह
एक पत्र लिखने और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त था। पत्र लिखते समय कौन कौन लोग गांधी जी के ध्यान में आए? मिस्टर रीच, मिस्टर पोलक, मणिपाल या सभी? तो इसका आंसर होगा सभी। मणिलाल को किस बात के प्रति असंतोष था? स्वास्थ्य के प्रति, आर्थिक स्थिति के प्रति, शिक्षा के प्रति या सभी? तो उन्हें शिक्षा के प्रति असंतोष था। महात्मा गांधी सच्ची शिक्षा किसे मानते थे? अक्षर ज्ञान को, राजनीतिक ज्ञान को, धर्म ज्ञान को या चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध को? तो महात्मा गांधी चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध को सच्ची शिक्षा मानते थे। गांधी जी के अनुसार कौन सी बातें हैं जिनसे व्यक्ति कहीं भी जाकर अपना निर्वाह कर सकता है? अपनी आत्मा का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना, अपने आप का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना या सभी? तो यहाँ पर आंसर सभी होगा। गांधी जी को कैसी स्थिति में सुख महसूस होता था? गरीबी में, क्रांति में, अमीरी में या समाज सुधार में? तो बच्चों, गांधी जी को गरीबी में सुख महसूस होता था। गांधी जी किन विषयों को महत्व देते थे? गणित, संगीत, संस्कृत या सभी? तो इसका आंसर भी होगा सभी, क्योंकि वो गणित पर भी बल देते थे, संस्कृत पर भी बल देते थे और संगीत पर भी। अब आप लोग पाठ 9 देखें। पाठ 9 है जनसंख्या से संबंधित और इसमें जनसंख्या से ही ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है पहला, तीसरा, दूसरा या चौथा? तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है? कश्मीर को, हिमाचल को, हिमालय को या सभी? तो धरती का स्वर्ग कश्मीर को कहा जाता है। किस क्षेत्र के लोग साहसी एवं निडर होते हैं? तो पहाड़ी एवं रेगिस्तानी क्षेत्र के लोग जो हैं वो साहसी एवं निडर होते हैं। जलवायु का प्रभाव किस पर पड़ता है? खान पान, भाषा, वेशभूषा? तो जलवायु का प्रभाव खान पान और वेशभूषा दोनों पर पड़ता है। भारत की अधिकांश भाषाओं पर किस भाषा का प्रभाव है? हिंदी, संस्कृत, उर्दू या अपभ्रंश? तो इसका आंसर होगा हिंदी। इस पाठ के अनुसार हमारी एकता के उदाहरण है भाषा, खान पान, वेशभूषा या धार्मिक स्थल? तो हमारी एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे धार्मिक स्थल और भाषा। इस देश में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? सभी भाषाओं से प्रेम, रहन सहन में समानता, धार्मिक सहिष्णुता और खान पान में समानता। तो इसका आंसर होगा धार्मिक सहिष्णुता। तो बच्चों, ये था पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक के बहुविकल्पी प्रश्न। आप लोगों को इन प्रश्नों को अच्छी तरह देख लेना है और इसके सही आंसर को समझ लेना है और अपने मन को शांत करके, स्थिर करके आप प्रश्न को पहले पढ़ेंगे और फिर उसका आंसर देंगे। तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। अच्छी तरह आप लोग अपने एग्ज़ाम देंगे। मंडे से आप लोगों की एग्ज़ाम है। खूब अच्छी तरह एग्ज़ाम देकर अच्छा नंबर आप लोग लाएंगे।